हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पंवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन के सीरीज़ के चैप्टर नंबर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बंद होती है। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, आखिरी तक देखें। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की। देखिए, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन की बात करते हैं इसमें। द अपर स्ट्रेटोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जो ओजोन लेयर होती है प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और स्ट्रेटोस्फीयर में ये हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन क्या होती है, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में जो ऑक्सीजन होती है, मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है, वो यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन वापस मोलिकुलर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाती है। अब ये ओजोन थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। ये रिलेटिवली मोलिकुलर और ऑक्सीजन से अनस्टेबल होता है, कंपेरेटिवली अनस्टेबल होता है। इसके कारण ये वापस मोलिकुलर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, टूट के कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है मोलिकुलर ऑक्सीजन और ओजोन में। अब क्या होता है कि देखिए, रिसेंट ईयर्स में हमने ओजोन के डिप्लीशन में देखा, यानी ओजोन की जो लेयर है वो थिन होती गई। कारण है ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम फ्रीओन्स भी कहते हैं। अब ये जो फ्रीओन्स थे ये क्या करते हैं कि ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो गैस होती है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती है, उनके साथ मिक्स होकर इस स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है। देन वहाँ पे ये टूट के क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देता है। यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में टूट के यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्शन करके यहाँ पर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल वापस ऑक्सीजन से कन्वर्ट करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बना लेता है, और ऐसा एक चेन रिएक्शन बन जाता है जिसके कारण हमारा जो ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है। ओजोन मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाती है। अब जो CFC है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का काम करते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल का फ्रॉम ग्राउंड टू, मतलब जो हमारे कहीं से भी जो CFC है वो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके कारण इसका जो ट्रांसपोर्टर है वो CFC होता है, एंड इसके कारण डैमेज टू ओजोन लेयर हो जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं ओजोन होल की। देखिए, 1980 में कुछ यहाँ पे अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो, जिन्होंने काम किया था। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने काम किया, उन्होंने देखा कि एक यूनिक सेट ऑफ कंडीशन, यानी कुछ यूनिक कंडीशन में जब रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन होल बनने के लिए। अब इसमें जैसे समर सीजन में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और मीथेन, वो रिएक्ट करती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड से, एंड क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि क्लोरीन सिंक्स बन जाते हैं जो कि ओजोन को डिप्लीशन रोक लेते हैं। ये कब होता है? गर्मी के सीजन में, समर सीजन में। बट इन विंटर सीजन यहाँ पर कुछ क्लाउड्स बनते हैं जिनको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं। ये क्लाउड्स सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है? जैसे क्लोरीन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, जिससे यहाँ पे क्लोरीन नाइट्रेट बन जाएगा। वहीं क्लोरीन मीथेन से रिएक्शन करके मिथाइल फ्री रेडिकल बना लेता है और HCl बन जाता है। वहीं क्लोरीन नाइट्रेट वाटर से रिएक्शन करके हाइपोक्लोरिक एसिड बनाता है। वहीं क्लोरीन नाइट्रेट HCl से रिएक्शन करके क्लोरीन बनाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब जब सनलाइट रिटर्न होती है गर्मी के सीजन में, जब सनलाइट रिटर्न होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइपोक्लोरस एसिड यहाँ बना वो हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोरीन फ्री रेडिकल में, यहाँ पे रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो क्लोरीन होता है मोलिकुलर क्लोरीन वो भी टूट के क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। अब इसके कारण क्या होता है, जो हमने पहले बताया ओजोन को डिप्लीशन क्या होता है, चेन रिएक्शन बन जाता है जिससे क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन को डिप्लीट करते हैं मोलिकुलर ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ते हैं। देखिए, इसके कारण देखिए ओजोन लेयर क्या करती है, UV रेडिएशन से प्रोटेक्शन करती।
तो जब ओजोन लेयर रहेगी नहीं तो यूवी रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। इसके कारण रेडिएशन के कारण एजिंग ऑफ स्किन जल्दी हो जाएगी, कैटरेक्ट हो जाएगा आँखों में, सनबर्न्स होते जाते हैं, स्किन कैंसर हो जाएगा, या मेनी फाइटोप्लैंक्टन्स की क्लीनिंग हो जाती है, और जो फिशेस होती है उनकी प्रोडक्टिविटी डैमेज हो जाती है। वहीं इंक्रीज यूवी रेडिएशन हमारे जो पेंट्स होते हैं, बिल्डिंग पे पेंट लगा दे या फाइबर्स होते हैं, उनको जल्दी उनकी जो फेडिंग होती है वो फास्टर हो जाती है, यानी उनका हल्का पड़ना फास्ट हो जाता है। अब अगला जो पोल्यूशन है उसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। देखिए, वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल होता है, जल है तो जीवन है। एंड हम क्या करते हैं, हम उसकी प्योरिटी को लेकर हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी पोल्यूशन एक्टिविटीज़ हो जाती है, वाटर में पोल्यूशन हो जाता है। अब जैसे कुछ ऐसे सोर्स होते हैं पोल्यूशन के जो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उनको हम पॉइंट सोर्सेज कहते हैं, जैसे म्युनिसिपल या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। जैसे हमें पता चल गया कि यार हाँ, म्युनिसिपल के डिस्चार्ज है या इंडस्ट्रीज़ के कई पाइपलाइन से डिस्चार्ज हुआ। वहीं कुछ नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं, जैसे नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं जिनसे पता नहीं चलता, उनका जो पॉइंट ऑफ पोल्यूशन यानी कहाँ से पोल्यूशन फैल रहा है वो पता नहीं चलता। जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ, जैसे हमारी पानी गिरता है तो उसके साथ एग्रीकल्चर के जो हमने यूज़ करते फर्टिलाइजर्स वो भी बह जाते हैं, तो वहाँ से पोल्यूशन होता है वाटर में। जैसे और एसिड रेन है, एसिड रेन में भी यही चीज़ हो जाती है। अब इसके कॉसेस क्या होते हैं, कॉसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन? देखिए, सबसे पहला कॉज है पैथोजन। जो मोस्ट सीरियस वाटर पोल्यूटेंट है हमारे वाटर में, जो डिसीज़ कोसिंग है वो है पैथोजन, जैसे ह्यूमर एक्सक्रीटा है। देखिए, हमारे जो इंडिया में जैसे प्रीवियसली होता था, थोड़े टाइम पहले से ही ये होता था कि लोग जो भी पॉन्ड या रिवर है उसके आसपास ही एक्सक्रीट करने जाते थे, एक्सक्रीट करने जाते। तो इसके कारण क्या होता है, उनमें जो रूमिनेंट स्टीरियो कोलाई प्रेजेंट होता है, अभी स्टीरियो कोलाई एक्सक्रीटा के साथ बाहर निकल जाते हैं। वहीं स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस भी एक होता है, जो कि ये दोनों मिलके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ कोस करते हैं, कभी ये वाटर में कंटेमिनेट हो जाते हैं। तो वहीं ऑर्गेनिक वेस्टेज की बात करते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं उनके कारण क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स होती है, और ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स कभी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन कोस होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। यहाँ पे मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स के नाम दे रखे, इनको देख लेंगे, बस एक बार देखने की ज़रूरत है, बाकी तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ही सही। यदि ऑर्गेनिक मैटर, टू मच ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट। अब क्या होता है कि जब देखिए ऑर्गेनिक मैटर हमने एक्सेसिव मिला दिया तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने वाले जो बैक्टीरिया वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, उनके लिए तो फूड ऑर्गेनिक मैटर है, तो फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ी तो पॉपुलेशन बढ़ी। अब इसके कारण क्या होता है कि जब बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तो उसके साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं। इसके कारण जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में उसका लेवल गिर जाता है, और इसके कारण एक्वाटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। एंड देखिए, यहाँ पे एक बात पता चलती है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंपल में, सर्टेन सैंपल ऑफ वाटर में कभी जितना एक बैक्टीरिया को डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए रहती है, एक ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, उसे ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जो कि प्योर वाटर के लिए लगभग 5 ppm या उससे लेस होती है। वहीं हाईली पोल्यूटेड वाटर के लिए BOD की वैल्यू 70 ppm या उससे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे तीसरा आता है केमिकल पोल्यूटेंट्स। देखिए, हम जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ करते हैं उनमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, लाइक कैडमियम, मर्क्यूरी, निकल। अब ये जो मेटल्स होते हैं ये हम ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी उनको एक्सक्रीट नहीं कर सकती। इसके कारण क्या होता है कि बॉडी में कंटेमिनेट हो जाते हैं, बॉडी में ही जमा होने लगते हैं, और जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, एक टॉलरेंस लिमिट क्रॉस हो जाती है बॉडी की, तब ये बॉडी को जैसे डैमेज ऑफ किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज पहुंचाने लगते हैं। अब जैसे कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCBs, जो कि एज ए यूज़ होते हैं एज ए क्लिनजिंग सॉल्वेंट, डिटर्जेंट या फर्टिलाइजर्स। अब जो PCBs है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी इनसे कैंसर होता है। नावेडेज हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, बट ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर, ये भी एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर का ही काम करता है, जो बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ को
प्रमोट करेगा और उसके कारण ऑक्सीजन का अमाउंट डिप्लीट हो जाता है और फीसेस और प्लांट्स अफेक्ट हो जाते हैं एक्वाटिक लाइफ के। अब देखिए इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे जो वाटर होता है उसमें जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो दिस प्रोसेस, इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन एक्वाटिक लाइफ भी की भी डेथ हो गई। अब यहाँ पे द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट एनरिच बॉडी सपोर्ट ए डेंस प्लांट पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे कुछ डेंस प्लांट पॉपुलेशन को जो कि विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्रीवेटिंग इट ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे जो भी जैसे कॉर्निया होता है ये क्या होता है, ये वाटर की लाइफ को यहाँ पे क्या होता है डिजोल्व ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन उसको डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी कंडीशन बन जाती है कि ऐसे प्लांट्स की लाइफ बॉडी मतलब जो ऐसे प्लांट को सपोर्ट करने लग जाती है, ऐसी कंडीशन होती है कि वो ऐसे प्लांट्स को सपोर्ट करे कि जिनसे वाटर की ऑक्सीजन डिजोल्व हो। अब इसके कारण क्या होता है कि एनिमल लाइफ डिप्राइव हो जाती है ऑक्सीजन के कारण और इसके कारण बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है और इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब इसको थोड़ा और क्लियर तरीके से समझे तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्वाटिक लाइफ यहाँ पे क्या होता है सक्सेशन हो जाता है, सक्सेशन होने लगता है, ये सक्सेशन का भी एक कारण है। यूट्रोफिकेशन कभी एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन नहीं है तो उस कंडीशन को छोड़ दो, तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन भी है कि सक्सेशन का ही पार्ट है। सक्सेशन हमने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइड में देखिए जब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर होता है उनके फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन टेस्ट करना चाहिए। जैसे कभी इसकी डिफिशियंसी हो गई तो हमारे जो हड्डियाँ हैं या टूथ है उनमें डिके हो जाते हैं, वो डिके हो जाते हैं क्योंकि जो फ्लोराइड आयन होता है वो इनेमल को हार्ड बनाता है बाय कन्वर्टिंग जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है उसको वो फ्लोरो एपेटाइट जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट से हार्डर होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब कभी एक्सेस फ्लोराइड हो जाता लगभग 10 ppm से ज़्यादा तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी बोन्स और टीथ है उन पे भी हार्मफुल इफेक्ट होता है, जो कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं। वहीं लेड की बात कर लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड विथ लीड व्हेन लेड पाइप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी जो वाटर के पाइप्स होते हैं जिनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है कभी वो लीड के बने तो वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है और कभी जो लिमिट होती है 50 पार्ट्स पर बिलियन इसको पार कर दिया तो ये डैमेज किडनी को डैमेज कर देगा, लीवर या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज करेगा। वहीं सल्फेट्स की बात कर लीजिए, देखिए एक्सेस ऑफ सल्फेट लगभग 500 ppm से ज़्यादा पे ये लेग्जेटिव इफेक्ट शो करता है, अदरवाइज इसका मॉडरेट इफेक्ट तो होता है, ये मॉडरेटली हार्मलेस ही होता है। वहीं नाइट्रेट की बात कर लीजिए तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट यहाँ की है 50 पार्ट्स पर मिलियन, कभी इससे ज़्यादा एक्सेसिव नाइट्रेट यूज़ होते हैं तो यहाँ पे मीथेनोग्लोबिनियम या फिर जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं वो हो जाता है लोगों। अब यहाँ पे अदर मेटल्स जैसे आयरन का है 0.2 ppm, मैग्नीज का है 0.05, ऐसे टेबल दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, सोइल पोल्यूशन की बात कर ली। देखिए जो इंडिया है, इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो प्रायोरिटी देता है एग्रीकल्चर फिशरीज या लाइव स्टॉक डेवलपमेंट को। अब हम इसमें क्या होता है कि जब इकोनॉमी की बात हो जाती है तो यहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं ताकि थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, जो भी हमारी क्रॉप्स है उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो। तो इसके लिए जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं, अब जो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं ये सॉल्यूशन ये हमारे इंसेक्ट या इनसे तो फ्री कर देते हैं बट ये सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। हैंस हमें यहाँ पे नीड होती है यहाँ पे उसका कि हम लिमिटेड यूज़ करें उसका। अब यहाँ पे जैसे पेस्टिसाइड की बात कर ले, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 से पहले नेचुरल केमिकल्स लाइक निकोटिन्स यूज़ होते थे एज ए पेस्ट कंट्रोल सब्सटेंस, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनका ड्रामेटिक यूज़ हुआ। पहले DDT जो था वो मलेरिया के लिए यूज़ होता, बाद में ये एग्रीकल्चर कंट्रोल फॉर इंसेक्ट या रोडेंट्स को मारने के लिए, वीड्स को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होने लगा। ऐसे ही देखिए जो पेस्टिसाइड होते हैं केमिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और इनके रिपीटेड यूज़ के कारण जो पेस्ट होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड से और बाद में ये इनफेक्टिव हो जाता है। जैसे DDT का होता है, DDT मच्छरों को, मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए होता है, बट अब वो मच्छर रेजिस्टेंट हो सके हो चुके हैं। वहीं ओवर द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन इन हायर एनिमल रीचेज अ लेवल विच कोसेस सीरियस मेटाबॉलिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। यही बात हो जाती है कि जब नीचे के लेवल पे ये कंसंट्रेशन होता है, ये कंटेमिनेशन भी कोस करता है। जैसे DDT है वो कंटेमिनेट हो जाता है और जब ये हायर लेवल्स पे जाता है, जैसे जैसे हायर लेवल पे आता है तो इनका जो कंसंट्रेशन होता है कंटामिनेशन का वो भी बढ़ता जाता है और इसके कारण मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जैसे बर्ड्स में हो जाता है, DDT का कंसंट्रेशन बर्ड्स में सबसे हाई हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके जो अंडे होते हैं प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। इसके कारण बर्ड की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है।
अब नावेडेज जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उन्होंने अपना ध्यान हर्बिसाइड पे, जैसे कि हर्बिसाइड पे शिफ्ट कर लिया, जैसे हर्बिसाइड लाइक सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट। अब ये जो ये होते हैं, ये जो हर्बिसाइड हो थोड़े लेस हार्मफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेस्टिसाइड, बट ये भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो है नहीं। और जितने जो हर्बिसाइड होते हैं वो तो मैमल्स के लिए टॉक्सिक होते ही हैं, और कुछ हर्बिसाइड तो इतने हार्मफुल होते हैं कि वो बर्थ डिफेक्ट भी कोज कर सकते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है इंडस्ट्रियल वेस्ट की। इंडस्ट्रियल सॉलिड्स आर ऑल्सो सॉर्टेड आउट एज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो दो तरह के, एक बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल में बात कर लीजिए, जैसे कॉटन मिल्स होती है उनमें जो वेस्ट जनरेट होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में, पेपर मिल्स में, टेक्सटाइल फैक्ट्री में, ये ऐसे जो वेस्ट होते हैं इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। वही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर ले, जैसे थर्मल पावर प्लांट से, इनमें एक फ्लाई ऐश निकलती है, जब बर्निंग हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स की तो यहाँ पे फ्लाई ऐश बनता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब कभी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनका कभी डिस्पोजल प्रॉपर नहीं किया गया तो ये सीरियस थ्रेट टू इन्वायरमेंट कोज कर देते हैं, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान झेलने पड़ते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजीज टू कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात कर लिए। देखिए इतना ज़्यादा एयर वाटर और सोइल का हमने पोल्यूशन पढ़ लिया, तो अब हमें ये भी लगने लग गया होगा, अब आपको भी लगने लग गया होगा कि यार हमें कैसे इन सब चीज़ों का वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। तो सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, देखिए सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट ओनली द वेस्ट विच यू सी इन योर हाउस होल्ड गार्बेज बॉक्स। यानी वही सॉलिड वेस्ट सिर्फ जो आपके घर का कचरा होता है वही नहीं होता, बिसाइड उसके अलावा भी जो मेडिकल एग्रीकल्चर या मेडिकल है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या माइनिंग वेस्ट होते हैं, ये भी सॉलिड वेस्ट में आते हैं और इनके इम्प्रॉपर डिस्पोजल के कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। अब आपको ध्यान ही होगा स्वच्छ भारत अभियान, इसके दो एजेंडे हैं। पहला है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत SBMU जिसको कहते हैं अर्बन वाले, इसमें क्या होता है कि इसमें ओपन डिफिकेशन और 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट पे ध्यान दिया जाता है। वहीं जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उस पर जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, रूरल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना है और क्लीनिनेस और हाइजीन और ओपन डिफिकेशन को, जो ओपन डिफिकेशन होता है उसको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश है। और ये टारगेट रखा गया है 2 अक्टूबर 2019 तक, बट वो उतना प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हो सका, बट अभी भी कोशिश जारी है। बाकी अब कलेक्शन एंड डिस्पोजल की बात करते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट आर कलेक्टेड इन स्मॉल बिन, छोटे डस्टबिन में कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर जो म्यूनसिपल कम्युनिटी के वर्कर्स है वो उनको सेपरेट कर लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, इन सबको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उनको लैंडफिल्स में डिपॉजिट करके कंपोस्ट बना लिया जाता है। अब कभी ये तो सब चीज़ें देखिए, ये तो प्रॉपर मैनेजमेंट की बात बोलती है। वहीं पे हम कभी इसका पुअर मैनेजमेंट होता है तो इसके कारण क्या होता है कि हेल्थ डिसीजेज होती है, एपिडेमिक्स भी कॉज होते हैं इनके कारण। अब हम बात आ जाती है, देखिए इतना कुछ हो गया, हार्मफुल सब हो गया, इतना हार्मफुल इफेक्ट देख लिया हमने केमिस्ट्री का, तो अब हमें नीड जनरेट होती है ग्रीन केमिस्ट्री की। अब ये ग्रीन केमिस्ट्री है क्या? ग्रीन केमिस्ट्री इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग and is about utilizing the existing knowledge and principle of chemistry and other sciences to reduce adverse effect on environment। यानी एक ऐसा थिंकिंग का वे है, ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा थिंकिंग का वे है जिसके थ्रू हम बिना मतलब हम कम से कम मिनिमम पोल्यूशन करें, मिनिमम रिड्यूस या मिनिमम टेंशन मतलब रिड्यूस कर ले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को और ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन कर सकें। द ग्रीन केमिस्ट्री इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पोल्यूशन टू द इन्वायरमेंट। यानी एक ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम मिनिमम से मिनिमम पोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। वहीं अब ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ में हम जैसे रेगुलर लाइफ में कैसे यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ड्राई क्लीनिंग में पहले टेट्राक्लोरोइथीन यूज़ होता था जो कि सॉल्वेंट यूज़ होता था एज ए ड्राई क्लीनिंग, बट नावेडेज हम यहाँ पे लिक्विडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं जो कि जिसने रिप्लेस कर दिया टेट्राक्लोरोइथीन को। वहीं ब्लीचिंग पेपर की बात कर लीजिए तो पहले क्लोरीन गैस यूज़ होता था ब्लीचिंग पेपर में, अब उसकी जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, सुटेबल कैटेलिस्ट, जैसे कि हाइड्रोजन जो कि प्रमोट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मेशन में। वहीं सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स की बात कर लीजिए, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल को अब 1 स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन के थ्रू बना लिया जाता है, प्रिपेयर कर लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ PDCl, PD+2 Cu+T, एक आयनिक कैटेलिस्ट होता है जिसके थ्रू हम इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है जो कि 90%
प्योर होता है। वही ग्रीन सॉल्यूशन का यूज़ कर ले, ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बाइड वाटर। देखिए जो पाउडर ऑफ कर्नेल होता है टेमरिड सीड का, जो टेमरिड सीड का कर्नेल होता है वो बहुत हाईली इफेक्टिव होता है। जो म्यूनसिपल या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको क्लीन करने के लिए बहुत हाईली इफेक्टिव है। अब जो पाउडर होता है यूजुअली वो डिस्कार्डेड एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, बट ये हमारी म्यूनसिपल या हमें वाटर के क्लीन करने के लिए, वाटर को क्लीन करने में बहुत हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। नाउअडेज प्रेजेंटली तो हम एलम का यूज़ करते हैं, बट एलम हमारे टॉक्सिक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। इसके कारण हमें नीड है ग्रीन सॉल्यूशंस की, और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ करें ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।